हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री की फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। जैसा आप लोगों को पता होगा, मैं काफ़ी लंबे टाइम से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो करवा रही हूँ। तो अब हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो एकदम एंड पे पहुँचने वाला है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8-10 वीडियो और होंगे, उसके बाद ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक मैंने पूरा ही करवा दिया है ऑलमोस्ट, सिर्फ कुछ टॉपिक्स एंड वाले रह गए हैं। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने वाली होती है तो उसके पहले की जिस भी तरीके की घटनाएं होती हैं हम लोग उनको डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने कई सारे आंदोलन देखे थे जो कांग्रेस के द्वारा चलाए गए थे, जो कि अखिल भारतीय स्तर के हुआ करते थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ आप लोगों को ऐसे आंदोलन भी करवाए थे जो अखिल भारतीय स्तर के नहीं हुआ करते थे बल्कि क्षेत्रीय आंदोलन हुआ करते थे। उसमें मैंने आप लोगों को अभी किसान विद्रोहों के बारे में लास्ट वाले वीडियो में भी करवाया था। इसके पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट वीडियो लिया था उसमें मैंने किसान विद्रोह के बारे में स्टार्ट करवाया था। यानी कि किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसान विद्रोह जो है वो हमें 3 चरणों में देखने को मिलते हैं। पहले चरण को जो हमें देखने को मिलते हैं वो 1757 से 1857 तक देखने को मिलते हैं। और इसमें जो भी नागरिक विद्रोह हुए थे, यानी कि अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भी विद्रोह किए गए थे 1857 की क्रांति तक के, वो सब पहले चरण में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा चरण हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था लास्ट वाले वीडियो में। तो ये चरण हमें देखने को मिलता है 1857 से 1915 तक। तो इसमें हम लोगों ने नील विद्रोह, पवना विद्रोह और दक्कन उपद्रव, इन तीनों को ही लास्ट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि जो तीसरा चरण बचेगा उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं आप लोगों को तीसरे चरण के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो तीसरा चरण जो हमें देखने को मिलता है ये 1915 से 1947 तक, यानी कि जब हमारे देश आज़ाद हो जाता है तब तक हमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी मैंने बताया था कि ये जो चरण है वो हमें इसमें 2 धाराओं का मोस्टली प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो जो कांग्रेस था उसकी साइड से हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो आंदोलन हुए थे वो कांग्रेस से प्रभावित हुआ करते थे, और इस टाइम पे मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलने लगा था। तो मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित कुछ आंदोलन हमें देखने को मिले थे। अब ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मार्क्सवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि उससे आप लोगों को जो मैं किसान विद्रोह या फिर किसान आंदोलन करवा रही हूँ वो आप लोगों को फिर से रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा गैप हो गया है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पहला चरण और दूसरा चरण और ये जो कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे मार्क्सवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज हम लोग जो है वो तीसरे चरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि तीसरे चरण में किस तरीके के किसान आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही छोटे छोटे और क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन हुआ करते हैं, इसलिए इनके बारे में आप लोग सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी ही रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सारे जो भी आंदोलन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही डिटेल डाल दी है, क्योंकि बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे छोटे छोटे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे हमें बहुत तरीके के छोटे छोटे आंदोलन देखने को मिल रहे थे। तो इनमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों हुए थे, किस एरिया में हुए थे। तो अब इन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मोपला विद्रोह के बारे में, जो कि 1921 में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आंदोलन था वो खिलाफत असहयोग आंदोलन से ही हमें प्रेरित दिखाई देता है। आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। उसके पहले खिलाफत
आंदोलन चलाया जा रहा था, ये मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया था। तो खिलाफत आंदोलन के साथ ही गांधी जी ने उसे एक अवसर के रूप में देखते हुए असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत कर दी थी, जिसे हम लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने बहुत डिटेल में कराया था, खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है। आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें मोपला विद्रोह जो है, ये भी हमें खिलाफत असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित देखने को मिलता है, क्योंकि ये उसी टाइम पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल के मालाबार तट पे मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 को ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया था। अब उन्होंने इसमें क्या क्या किया था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो किसानों ने या फिर जो मोपला किसान थे उन्होंने अंग्रेज़ों के जो पुलिस थाने हुआ करते थे उनको जलाया। इसके अलावा नागरिकों को कर देने से मना कर दिया, यानी कि जितने भी वहाँ पर जो भी नागरिक हुआ करते थे या बेसिकली कहें तो जो भी किसान हुआ करते थे उन्होंने कर देने से भी मना कर दिया। पुलिस थानों में आग लगा दी, यानी कि पुलिस थानों को जलाया। इसके साथ ही जमींदारों के खिलाफ भी कई विरोध प्रदर्शन किए गए। तो ये हमें मोपला विद्रोह देखने को मिलता है। तो बेसिकली डेट याद रख लीजिएगा कि कहाँ किस डेट को हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो केरल के मालाबार तट पे, यानी कि बेसिकली केरल में हुआ था। इतनी सी चीज़ आप लोग जो है मोपला विद्रोह के बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1927 से 1928 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा इसके बारे में। इसके अगर हम लोग बात करें उस समय क्या हुआ था, यानी कि अगर हम लोग इसके रीज़न के बारे में बात करें कि बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो उस टाइम पे जो प्रांतीय सरकार हुआ करती थी उन्होंने किसानों की लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। यानी कि मोस्टली हमें जो विद्रोह देखने को मिल रहे हैं वो कर की वजह से ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि किसानों से जो टैक्स वसूल किया जाता था, जो लगान वसूल की जाती थी, उसकी वजह से ही किसानों के द्वारा विद्रोह किया जाता था। मोस्टली हमें यही देखने को मिलता है, क्योंकि जो कर होता था या फिर जो टैक्स वसूल करते थे उसके ज़रिए ज़मींदार या फिर अंग्रेज़ जो हैं वो किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया करते थे। चाहे फसल किसी भी तरीके की हो, लेकिन वो उतना लगान उतना टैक्स वसूल करते ही थे जितना उन्होंने फिक्स कर रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने जो लगान हुआ करता था, यानी कि जो पहले हुआ करता था, उसमें 22% की वृद्धि कर दी थी। तो इसी का विरोध कर रहे थे किसान और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। तो ये हमें बारदोली सत्याग्रह देखने को मिलता है। तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बरली विद्रोह, जो कि 1945 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में हुआ था। वहाँ के जो आदिवासी किसान हुआ करते थे उन्होंने ज़मींदारों के शोषण से प्रभावित होकर ये जो आंदोलन है वो किया था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि ज़मींदारों के शोषण से ही प्रभावित होकर किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इन किसानों ने ज़मींदारों के खेतों में तब तक, ये आप लोग थोड़ा यहाँ पर सही कर लीजिएगा, इन किसानों ने ज़मींदारों के खेतों में तब तक काम करने से मना कर दिया जब तक भी उन्हें प्रतिदिन 12 आने की मजदूरी देने के लिए नहीं मानते। यानी कि बेसिकली किसानों की मांग यहाँ पे ये थी कि जो ज़मींदार हैं वो उन्हें प्रतिदिन, यानी कि जितनी भी वो मजदूरी करते हैं उसका 12 आने मजदूरी उन्हें प्रतिदिन दी जाए। तो ये किसानों की मांग थी। इसी को लेके किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पे महिलाओं ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये बरली विद्रोह के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ पे किसानों की मांग क्या थी कि उनको जो मजदूरी मिलती है वो प्रतिदिन 12 आने की मजदूरी उन्हें दी जाने लगे। ये यहाँ पे हमें किसानों की प्रमुख मांग देखने को मिलती है। इसी वजह से ये विद्रोह जो है वो किया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पुनप्रा वायरल विद्रोह के बारे में। तो ये 1946 में हुआ था और ये अगर हम लोग बात करें एक श्रमिक विद्रोह था, यानी कि मजदूरों का विद्रोह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये त्रावणकोर में हुआ था। त्रावणकोर की जो रियासत हुआ करती थी उस टाइम पे
उसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम रामास्वामी अय्यर था, और रियासत के जो राजा थे, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये राजा हैं, तो रियासत के राजा के विरुद्ध और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रामास्वामी अय्यर, उनके विरुद्ध ये जो आंदोलन है या फिर ये जो विद्रोह है वो उपजा था। यानी कि उनसे उनके शोषण से परेशान होके ये जो आंदोलन है उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो अन्यायपूर्ण कराधान और शोषण किया जाता था, बेसिकली वही रीज़न है, जो टैक्स वसूल करने का जो सिस्टम था, मोस्टली जो विद्रोह मैंने बताया हमें इसी रीज़न से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी जो अन्यायपूर्ण कराधान यानी कि टैक्स वसूल करने की प्रणाली थी, उसके विरुद्ध ही, उसके शोषण से परेशान होके ही वहाँ के जो श्रमिक वर्ग था उसने ये विद्रोह किया था। तो इसमें मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र त्रावणकोर के रूप में लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पे की गई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें, मजदूरों ने सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए, जिसकी वजह से त्रावणकोर रियासत की जो सरकार हुआ करती थी वो सरकार गिर गई और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। यानी कि त्रावणकोर जो है वो स्वतंत्र हो गया और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती हुई हमें दिखाई देती है। तो पुनप्रा वायरल विद्रोह के बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तेभागा आंदोलन के बारे में। तो ये भी 1946 में ही हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। बंगाल के ज़मींदारों के विरुद्ध बटाईदार किसान जो वहाँ के हुआ करते थे, इसके अलावा खेतीहर मजदूर, इन सब ने मिलकर किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा जो हुआ करती थी उसके नेतृत्व में ये विद्रोह किया था। इसका जो उद्देश्य था वो किसानों को उपज का 2/3 हिस्सा दिलाना था। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही रीज़न है कि मोस्टली जो उपज हुआ करती थी वो लगान या फिर टैक्स के रूप में वसूल कर ली जाती थी, उसके अलावा किसानों को कुछ मिलता नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे भी इस विद्रोह का उद्देश्य यही था कि किसानों को एटलीस्ट उपज का 2/3 हिस्सा तो मिलना ही चाहिए, चाहे फिर सिचुएशन कुछ भी हो, किसी भी तरीके की फसल रही हो, लेकिन उसका 2/3 हिस्सा कम से कम किसानों को मिलना चाहिए। तो ये हमें बंगाल में देखने को मिलता है। वहाँ के किसान और खेतीहर मजदूर दोनों ने मिलकर ये जो आंदोलन है वो किया था। तो ये हमें तेभागा आंदोलन देखने को मिलता है। तो ये बंगाल में हमें देखने को मिलता है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये इन आंदोलनों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली मैचिंग में बनते हैं कि मतलब ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था। जैसे मैचिंग में आ जाएगा, इस साइड आंदोलन के नाम लिखे रहेंगे एक साइड, और दूसरे साइड लिखे रहेंगे जो कहाँ पे हुआ था। जैसे मैंने सबका बताया कि तेभागा जो है ये बंगाल में हुआ था। इसके अलावा ये जो पुनप्रा वायरल विद्रोह है ये त्रावणकोर में हुआ था। इसी तरीके से जो मैंने बारदोली सत्याग्रह बताया वो गुजरात में हुआ था। तो मोस्टली मैचिंग में इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनकी डिटेल के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता है, ना इनका ईयर इतना ज़्यादा पूछा जाता है, ना ही इनका किस वजह से हुए थे ये पूछा जाता है। मोस्टली इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैचिंग में ही बनते हैं कि ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था, वो मैचिंग मिलाने के लिए आती हैं। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ ये ज़रूर याद रख लीजिएगा कि कौन सा विद्रोह किस ईयर में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन भी ज़रूर बन सकता है और कहाँ पे हुआ था ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ये भी ज़रूर याद रख लीजिएगा। हालांकि मैंने थोड़ी डिटेल भी डाल दी है जिससे आप लोग इनको कनेक्ट कर पाएँ। तो मोस्टली सारे विद्रोह में हमें रीज़न एक ही देखने को मिल रहा है, जो ज़मींदारी व्यवस्था हुआ करती थी जिसकी वजह से किसानों से जो टैक्स वसूल किया जाता था उसी की वजह से हमें ये सारे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। अब लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो है तेलंगाना विद्रोह, और ये जो हुआ था वो भी 1946 में ही हुआ था, लेकिन ये 1951 तक चला था। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हैदराबाद में हुआ था। किस वजह से हुआ था, तो हैदराबाद में निज़ाम का शासन हमें देखने को मिलता है। हम लोगों ने डिटेल में पहले डिस्कस किया है स्टार्टिंग में हैदराबाद के निज़ाम के बारे में। तो निज़ाम का जो निरंकुश शासन था उसके द्वारा ज़मींदारी प्रथा को जो संरक्षण दिया जा रहा था, तो इस ज़मींदारी प्रथा के खिलाफ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों का एक सशस्त्र विद्रोह देखने को हमें मिलता है। इसे ही हम लोग तेलंगाना विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व किया था और यहाँ पे किसान सभा ने नेतृत्व किया था। तो इन दोनों के बारे में भी ज़रूर आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये सारे ही मैंने करवा दिए हैं, जितने भी छोटे छोटे हमें किसान विद्रोह तीसरे चरण में देखने को मिलते हैं, यानी कि 1915 के बाद से हमें देखने को मिलते हैं। उन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर से कहूँगी कि इनका ईयर
और कहाँ पे हुआ है, ये 2 चीज़ें आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। बाकी इसकी थोड़ी हम लोग विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं कि तीसरे चरण के जो किसान विद्रोह हुए हैं इनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो ये जो विद्रोह हुए थे वो शोषण के विरुद्ध तो थे ही, साथ ही राष्ट्रीय चेतना से युक्त और संगठित भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी हमें मुख्यतः 2 धाराएं मैंने आप लोगों को बता ही दी। एक तो आंदोलन हुआ करते थे जो कांग्रेस से प्रेरित हुआ करते थे, और दूसरे में हमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो दोनों ही तरीके की धाराएँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलनों के बारे में बात करें तो वे अहिंसक और वर्ग संघर्ष पर आधारित हुआ करते थे। साथ ही जो कांग्रेसी नेता हुआ करते थे वो किसानों के बीच काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे और किसानों के मुद्दों को कांग्रेस के मंच से उठाकर उन्हें जोड़ने की भी कोशिश करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग मार्क्सवादियों के बारे में बात करें तो मार्क्सवादी भी किसानों के बीच काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे और ये भी वर्ग संघर्ष के द्वारा किसानों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था उससे किसान अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हो पाए। तो ये तीसरे चरण की कुछ विशेषताएं अगर कहीं लिखने को आ जाए आंसर राइटिंग में तो आप लोग इन विशेषताओं को याद रख सकते हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो था। तो अब किसान आंदोलन जो है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को निम्न जातीय आंदोलनों के बारे में करवाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।